स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम साथियों का आपके अपने YouTube चैनल MSA क्लासेस DLED चैनल पर। तो आज का इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है जिसमें फाउंडेशन पेपर 2 क्लास 4 और टॉपिक नंबर 4। और इस टॉपिक से कई बार झारखंड DLED फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले DLED फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी भी अगर आपको करना है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आप लोगों को जरूर कवर करके जाना है। तो चलिए इसका संभावित टॉपिक्स और कंप्लीट आंसर का क्लास देंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसका तैयारी आपको जो नोट्स दिया गया है उनकी मदद से करना है। बाकी जिनको नोट्स चाहिए होगा स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9110 911552 जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाया गया है, जिससे आप DLED फाइनल एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, साथ ही एक बेहतर रिजल्ट भी कर सकते हैं। तो नोट्स देने के अलावा आपको एग्ज़ाम ख़त्म होने तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सजेशन और एग्ज़ाम का फुल्ली आप लोग गाइडेंस भी दिया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास कंप्लीट करते हैं, जिसमें आज का क्लास रहेगा फाउंडेशन पेपर 2 क्लास 4 टॉपिक नंबर 4। टॉपिक रहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न विधियाँ, जिसमें आपको अवलोकन, प्रयोगात्मक विधि, जीवन इतिहास विधि, अवलोकन विधि, इसके अतिरिक्त टोटल 5 मनोवैज्ञानिक विधियों के बारे में आप लोगों को कंप्लीट क्लास देंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज का जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 4 और क्लास 4 शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न विधियाँ, जिसमें टोटल आपको 5 विधियों के बारे में कंप्लीट क्लास देंगे और उसका कंप्लीट आंसर भी बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और इस टॉपिक से झारखंड DLED के फाइनल एग्ज़ाम में हर बार मैक्सिमम टाइम आप लोगों को इस क्वेश्चन और इस टॉपिक्स को देखने को मिला है और आने वाले DLED फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका कंप्लीट क्लास आप लोग ज़रूर देखिए और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आप लोगों को DLED फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी और DLED से रिलेटेड तमाम जानकारी मिलता रहेगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न विधियाँ, जिसमें टोटल 5 विधियों के बारे में आप लोग बताएंगे और उम्मीद है कि इन 5 टॉपिक्स में से आप लोगों इस आगामी DLED फाइनल एग्ज़ाम में 100% इन 5 टॉपिक्स में से एक टॉपिक्स पर आप लोग ज़रूर आंसर लिखना आ सकता है। तो पहला टॉपिक्स है जीवन इतिहास विधि, यानी केस हिस्ट्री मेथड। तो चलिए सबका एक एक करके कंप्लीट क्लास देते हैं। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोगों के लिए स्पेशल DLED स्टूडेंट्स के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। टेलीग्राम चैनल आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पहला है जीवन इतिहास विधि, यानी केस हिस्ट्री मेथड। तो इसका अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए, टाइपिंग नोट्स हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बनाया गया है, तो इस स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9110 911552 पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है जीवन इतिहास विधि, यानी केस हिस्ट्री मेथड। व्यवहार का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस विधि में बालक के अतीत और वर्तमान जीवन की व्यक्ति इतिहास विधि के अंतर्गत बालक के व्यक्तिगत इतिहास का अध्ययन करके उसके घटनाओं का लेखा तैयार किया जाता है। अतएव इसे जीवन इतिहास विधि भी कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक इस विधि की सहायता से बालक के परिवार, विद्यालय और समाज संबंधी घटनाओं का अभिलेख तैयार करता है। इस अभिलेख के आधार पर मनोवैज्ञानिक बाल व्यवहार संबंधी निष्कर्ष प्राप्त करता है। यह विधि सामान्य और असामान्य बालकों के हेतु समान रूप से प्रयुक्त की जाती है। यानी केस हिस्ट्री मेथड यानी जीवन इतिहास विधि क्या है, इसमें क्या होता है कि बालक के परिवार, विद्यालय और समाज के से संबंधित जितनी सारी घटना है उनका एक अभिलेख तैयार किया जाता है। साथ ही उनका पूरा जीवन इतिहास को यहाँ पे जानकारी प्राप्त किया जाता है और उनके बारे में एक अभिलेख बनाकर उनका केस हिस्ट्री बनाया जाता है। तो जीवन इतिहास विधि के लाभ और गुण क्या क्या है, चलिए इसके बारे में आप लोगों को दिखा देते हैं। तो जीवन इतिहास विधि के लाभ और गुण निम्नलिखित है। पहला नंबर, यह विधि बाल व्यवहार के अध्ययन की एक अत्यंत सरल विधि है। व्यक्तिगत इतिहास विधि रुचिकर और सुगम विधि है। व्यक्तिगत इतिहास विधि एक व्यापक विधि है जिसका प्रयोग सामान्य और असामान्य बालकों के अध्ययन में किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बालकों के उसका जीवन के बारे में, उसका अतीत और उसका वर्तमान, इन सभी का केस स्टडी किया जाता है। तो यह जो है सामान्य और असामान्य बालक दोनों के अध्ययन में किया जाता है।
व्यक्तिगत इतिहास विधि बालक के व्यवहार की असामान्यताओं की पहचान करने में लाभदायक है। व्यक्तिगत इतिहास विधि विकृत व्यवहार के निदान में अत्यंत उपयोगी है। तो ये 5 इसका गुण और लाभ है जीवन इतिहास विधि के। अब जीवन इतिहास विधि के प्रमुख दोष और सीमाएं भी लिखने के लिए आते हैं। तो चलिए इसका दोष और सीमा क्या है आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो जीवन इतिहास विधि यानी केस हिस्ट्री मेथड के दोष और सीमाएं। पॉइंट नंबर 1, इस विधि के द्वारा प्राप्त सूचनाएं कम विश्वसनीय होती है। व्यक्तिगत इतिहास विधि के अंतर्गत माता पिता अपने बालकों के दोषों को छिपा लेते हैं। इस विधि के निष्कर्ष आत्मनिष्ठ होते हैं, यानी जब एक बालक के बारे में केस हिस्ट्री मेथड की सहायता से केस स्टडी किया जाता है तो ऐसे में ये इसकी कुछ दोषें भी निकलती है। जैसे इसके द्वारा बालकों के बारे में जो सूचनाएं हैं वो कम विश्वसनीय होती है। साथ ही माता पिता जो है अपने बालकों के बारे में जो दोष है उनको छिपा भी लेते हैं। इस विधि के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वैध नहीं माने जाते हैं, यानी वैलिड नहीं माने जाते हैं। तो ये रहा जीवन इतिहास विधि का लाभ और उसकी दोष और जीवन इतिहास विधि के बारे में। अब चलिए साक्षात्कार विधि के बारे में आप लोगों को देते हैं क्लास। तो साक्षात्कार विधि यानी इंटरव्यू मेथड इसका इंग्लिश में नाम है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू आप लोगों को पता होगा कि इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू होता है जब आपके सामने कोई होगा और आप मान के लीजिए इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपके सामने कोई टीचर होंगे या कोई आपसे प्रश्न करने वाले होंगे और साथ में आप भी रहेंगे। तो इस तरह के जब आपसे सवाल जवाब होगा तो इस चीज़ को बोला जाता है इंटरव्यू। तो इसी तरह के जब मेथड रहेगा टीचिंग में उसको बोला जाता है इंटरव्यू मेथड यानी साक्षात्कार विधि। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में क्लास देते हैं। साक्षात्कार विधि के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक बालक अथवा व्यक्ति से स्वयं मिलकर सूचनाएं प्राप्त करते हैं। इन प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण द्वारा बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में प्रत्यक्ष और तात्कालिक सूचनाएं प्राप्त करने हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी साक्षात्कार विधि क्या है जिसमें मनोवैज्ञानिक क्या होंगे कि बालक और व्यक्ति स्वयं मिलकर जो है इसका सूचनाएं प्राप्त करेंगे और बालक को सामने रखेंगे और सामने रखकर उनसे सवाल जवाब करके उनका जो है उनका बालक का व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। इस तरह की विधि को बोला जाता है इंटरव्यू मेथड। ठीक है, आप लोग और भी अपने शब्दों में बना के और कुछ शब्द इसको ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, बस आपको इसको जानकारी ले लेना है, इसको आपको जो है ध्यान में रखना है इस सारे पॉइंट। अब चलिए बताते हैं साक्षात्कार विधि के प्रमुख लाभ या गुण या विशेषता अगर लिखने के लिए आए तो क्या क्या लीजिएगा। तो साक्षात्कार विधि के प्रमुख लाभ है, गुण है और विशेषता क्या क्या है। पहला, यह विधि वास्तविक सूचनाएं एकत्रित करने में लाभदायक है। साक्षात्कार विधि बाल व्यवहार संबंधी नवीन घटनाओं की खोज करती है। यह विधि बालक के व्यावहारिक दोषों की पहचान करने में सहायक होती है, क्योंकि बालक सामने रहेंगे प्रत्यक्ष रूप से तो उनके व्यावहारिक दोषों की पहचान करने में भी सहायक होती है। साक्षात्कार विधि बालक की असामान्यताओं को दूर करने में लाभकारी है। इस विधि द्वारा निष्पक्ष निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। अब बताएंगे साक्षात्कार विधि के दोष और सीमाएं भी लिखने के लिए आते हैं तो क्या क्या आपको पॉइंट में ध्यान में रखना है और उसका आंसर लिखना है। चलिए अब बताते हैं साक्षात्कार विधि के दोष और सीमाएं। तो साक्षात्कार विधि में धन, समय और श्रम का अपव्यय होता है क्योंकि इसमें समय लगता है। ठीक है, साथ ही इसमें धन और श्रम का भी अपव्यय होती है। साक्षात्कार विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्ष आत्मनिष्ठ होता है। साक्षात्कार विधि में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, यानी साक्षात्कार विधि में आपको ट्रेनिंग होना चाहिए। ठीक है, इस विधि का उपयोग सीमित रूप में ही होता है, इसका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है। दूसरा हो गया। अब चले तीसरा, प्रयोगात्मक विधि। तो अगला टॉपिक है प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी अगला और जो है विधि। तो प्रयोगात्मक विधि क्या है, चलिए इसका कंप्लीट क्लास देते हैं। तो प्रयोगात्मक विधि एक पूर्ण वैज्ञानिक विधि है। प्रयोगात्मक विधि का तात्पर्य, ये जितने भी विधि आप लोग को बता रहे हैं सभी के सभी विधि जो है मनोवैज्ञानिक है। ये आप लोग जो है इसी को ध्यान में रख के आप लोग को लिखना है। ठीक है, बाकी लोग अगर आपको इनका नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएगा। आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9110 911552 हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। अगर जिनको नोट्स लेना है तो हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। तो प्रयोगात्मक विधि क्या है, एक पूर्ण मनोवैज्ञानिक विधि है।
प्रयोगात्मक विधि का तात्पर्य है नियंत्रित परिस्थितियों में व्यवहार का निरीक्षण करना। इस विधि के अंतर्गत नियंत्रित वातावरण में बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्रो एवं क्रो ने लिखा है कि प्रयोगात्मक विधि कक्षा शिक्षण में अत्यंत उपयोगी है। शिक्षक कक्षा में विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रभाव ज्ञात करने हेतु प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करता है। यानी प्रयोगात्मक विधि क्या है आप लोग बता दें, जिसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट करके बच्चों के व्यवहार को जो है बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण के लिए एक शिक्षक के सम्मुख यानी सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि भाषण विधि और प्रदर्शन विधि में कौन सी शिक्षण विधि अधिक प्रभावी है। इस समस्या का निदान करने के लिए वह एक माह तक अपनी कक्षा को क्रमशः भाषण विधि और प्रदर्शन विधि द्वारा पढ़ाता है। इसके बाद शिक्षक अपनी कक्षा के छात्रों का दोनों ही शिक्षण विधियों से परीक्षण करता है। परीक्षण के अंतर्गत छात्रों की उपलब्धि की तुलना करता है। मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड या प्रयोगात्मक विधि आप लोग अभी बताया, जिसमें प्रयोग करके सिखाया जाए, यानी बालक के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाए और बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। जैसे कि उदाहरण के मान के चलिए कि किसी कक्षा में एक टीचर है, तो अगर टीचर के सामने दो तरह की उसके सामने विधि रख देंगे कि आपको पढ़ाना है इस टॉपिक को, तो आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, प्रदर्शन विधि अच्छा रहेगा या भाषण विधि, यानी आप लेक्चर के माध्यम से सिखाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर आप प्रदर्शन करके सिखाएंगे तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे में टीचर को करना क्या होगा, लगभग 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना तक उनको करना क्या है, दोनों ही मतलब इस विधि को उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, दोनों ही विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। और ऐसे में जब वो खुद जान पाएंगे कि कौन सा विधि उनके लिए ज़्यादा प्रभावी होगा बच्चों के सीखने के लिए, तो इस तरह की विधि को बोला जाता है आपका प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो परीक्षण के अंतर्गत छात्रों की उपलब्धि की तुलना करता है। यदि छात्रों को प्रदर्शन विधि द्वारा उत्तम उपलब्धि प्राप्त हुई है, उस दशा में शिक्षक यह निष्कर्ष प्राप्त कर सकता है कि प्रदर्शन विधि शिक्षण की एक प्रभावी विधि है। यानी जो विधि ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रभावी रहेगा बच्चों के लिए, वही विधि बेस्ट रहेगा। तो इस तरह की विधि को बोला गया है प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड। प्रयोगात्मक विधि के प्रमुख लाभ अथवा गुण। यह विधि एक वैज्ञानिक विधि है, यानी साइंटिफिक मेथड है। अतः इस विधि के द्वारा सही आंकड़े प्राप्त होते हैं। यानी जब ये साइंटिफिक मेथड है यानी वैज्ञानिक विधि है, तो इसमें ऑलरेडी क्या होगा कि इस विधि के द्वारा जो आंकड़ा प्राप्त होगा, जो डेटा प्राप्त होगा, वो डेटा आपका पूरा सही होगा। प्रयोगात्मक विधि द्वारा प्राप्त आंकड़े विश्वसनीय भी होते हैं, यानी एक तो सही आंकड़ा प्राप्त होगा, साथ ही विश्वसनीय आंकड़ा भी प्राप्त होगा डाटा। प्रयोगात्मक विधि द्वारा व्यावहारिक घटनाओं को नियंत्रित दशाओं में स्थापित किया जा सकता है। यह भी प्रयोगात्मक विधि के लाभ और गुण है। चौथा, प्रयोगात्मक विधि में उच्च कोटि की वैधता और वस्तुनिष्ठता देखी जाती है, यानी वैलिडिटी इसमें ज़्यादा होती है। वुडवर्थ का कहना है कि इस विधि में प्रयोगकर्ता किसी घटना का एक विशेष स्थान या समय में घटित होने के बाध्य करता है। अतएव इस विधि में निरीक्षण करना आसान होता है। सभी परिस्थितियां प्रयोगकर्ता के नियंत्रण में रहती है, अतएव आवश्यकता के समय उनकी पुनरावृत्ति संभव है। तो ये 4 जो है प्रयोगात्मक विधि के प्रमुख लाभ और गुण हैं। चलिए आप इसका प्रयोगात्मक विधि के प्रमुख दोष और सीमा बताते हैं, उसके बाद 2 और आप लोगों के लिए टॉपिक है, मेथड है, उसके बारे में बताना है। तो लाभ क्या क्या है प्रयोगात्मक विधि से देख लीजिए। प्रयोगात्मक विधि में बालक के व्यवहार की सभी दशाओं को नियंत्रित करना कठिन है, क्योंकि बालक के व्यवहार प्रतिपल बदलता रहता है। ठीक है, यानी इसका दोष क्या है कि प्रयोगात्मक विधि में बालक के व्यवहार का सभी दशाओं को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, क्योंकि बालक का जो व्यवहार है वो हर समय बदलता रहता है। प्रयोगात्मक विधि प्रयोगशाला जैसा कृत्रिम वातावरण तैयार करके बालक के व्यवहार का अध्ययन करती है, जो कि अनुचित है। प्रयोगात्मक विधि द्वारा सामाजिक पक्षों का अध्ययन करना संभव नहीं है, यानी प्रयोगात्मक विधि द्वारा सामाजिक पक्षों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। यह विधि बालक के समक्ष व्यवहार संबंधी नैतिक कठिनाइयाँ उत्पन्न करती है। चलिए अगला टॉपिक है, अगला जो मेथड है वो है प्रश्नावली मेथड। तो इतने सारे मेथड आप लोग टोटल 5 मेथड करवा रहे हैं। आप पिछले 5 साल 6 साल 7 साल का क्वेश्चन उठा लीजिए, हर बार मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिला होगा इनमें से कोई एक विधि के बारे में लिखने के लिए। तो आप लोग आगामी डीएलएड फाइनल एग्जाम, चाहे आप सेशन किसी भी सेशन के हो, तो मेथड का आप लोगों को करके जरूर जाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन ईयर मेथड यानी प्रश्नावली विधि, जिसमें कि प्रश्न से रिलेटेड मेथड होती है, इस विधि को जान लेते हैं।
तो प्रश्नावली का तात्पर्य है प्रश्न के उत्तर प्राप्त करके बालक के व्यवहार का अध्ययन करना। यानी प्रश्नावली क्या मतलब हुआ कि प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके जब प्रश्नों किया जाता है और उसका उत्तर प्राप्त किया जाता है तो इस तरह से जो बालक का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो ये है प्रश्नावली विधि। अतएव इस विधि के अंतर्गत किसी घटना अथवा समस्या का अध्ययन करने हेतु छोटे और सरल प्रश्नों की सूची बनाई जाती है। इसके बाद इसे संबंधित बालक अथवा समूह को हल करने हेतु दिया जाता है। इस तरह प्राप्त उत्तरों का निरीक्षण और वर्गीकरण किया जाता है। यह सामाजिक अध्ययन की एक अत्यधिक उपयोगी विधि है। मतलब क्या है कि इसमें जो है कुछ छोटे छोटे और बहुत इजी क्वेश्चन जो है नोट किया जाएगा, सूची लिस्ट बनाया जाएगा और उनको बच्चों के सामने जो है रखा जाएगा। बच्चों के से प्राप्त उत्तर प्राप्त करने की कोशिश किया जाएगा और जब बच्चे उत्तर देंगे तो उन सभी उत्तरों के मदद से जो है बालक का जो है व्यवहार, उनका जो है क्षमता, उनका ज्ञान, इस तरह से उनका निरीक्षण किया जा सकता है। और यह सामाजिक अध्ययन की एक अत्यधिक उपयोगी विधि भी है। जैसे गुट एवं हैट का क्या कहना, देखिए कि प्रश्नावली उत्तर प्राप्त करने की एक युक्ति है जिसमें एक प्रपत्र पर उत्तरदाता स्वयं ही उत्तर लिखता है। यानी प्रश्नावली विधि गुड एवं हैट के अनुसार क्या है कि एक ऐसी युक्ति है जिसमें बालक क्या करेगा कि यानी उत्तरदाता जो होंगे वह स्वयं ही प्रश्न का उत्तर देंगे। तो प्रश्नावली विधि के प्रमुख लाभ या गुण क्या क्या है, चलिए बता देते हैं। प्रश्नावली विधि के प्रमुख लाभ और गुण। यह विधि बाल व्यवहार के अध्ययन की एक अत्यंत सरल विधि है। प्रश्नावली विधि के द्वारा बालकों से वस्तुनिष्ठ उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। प्रश्नावली विधि से वास्तविक सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं। इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं। यानी इस विधि से जितने भी निष्कर्ष, रिजल्ट आएंगे और डेटा आएंगे वो सभी क्या होंगे, विश्वसनीय होंगे। यह विधि समाज संबंधी व्यवहार के अध्ययन में अत्यंत लाभदायक है। तो प्रश्नावली विधि के तो ये सब लाभ हुआ 5 पॉइंट। आप बताते हैं प्रश्नावली विधि के अपने कुछ दोष भी है और सीमाएं भी है। तो अगर प्रश्नावली विधि के दोष और सीमाएं लिखने के लिए आए तो क्या क्या लिखना है, चलिए आपको बताते हैं। तो प्रश्नावली विधि में बाल व्यवहार संबंधी सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली तैयार करना एक अत्यंत जटिल कार्य है। यानी जो आप बालक के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए क्वेश्चन बनाएंगे, सूची लिस्ट बनाएंगे, तो बहुत ज़्यादा जटिल कार्य होते हैं। तो ये उनकी एक अपनी सीमाएं और दोष है। इस विधि के प्रयोग से प्राप्त सूचनाएं कम विश्वसनीय होती है। प्रश्नावली विधि से प्राप्त निष्कर्ष अशुद्ध होते हैं। ठीक है, प्रश्नावली विधि में उत्तर देने वाला सही सूचनाएं छिपा भी सकता है। तो ये रहा। अब है लास्ट हमारा, वो है अवलोकन विधि। तो ऑब्जर्वेशन मेथड, ये बहुत बार एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो चलिए इसका कंप्लीट क्लास देते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा हुआ है, बाकी इसको आप अपने शब्दों में बड़ा थोड़ा ज़्यादा करके लिख सकते हैं। तो अवलोकन जो कि अंग्रेजी के ऑब्जर्वेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। शाब्दिक दृष्टि से अर्थ है निरीक्षण या विचार। यह ऑब्जर्व शब्द से बना है जिसका अर्थ है ध्यान देना, परीक्षण करना या अनुष्ठान करना आदि। इनका सीधा अर्थ है आंखों से देखना। यानी अवलोकन क्या है, किसी चीज़ को गहराई से सोचना, उस पर विचार करना, उस पर निरीक्षण करना और उसको आंखों से देखकर उसको पर पूरा अवलोकन करना। ठीक है, यानी ऑब्जर्व करना, यही है ऑब्जर्वेशन मेथड यानी अवलोकन विधि। तो इसको आप लोग अपने शब्दों में थोड़ा सा और ज़्यादा करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अवलोकन विधि की यहाँ पे कुछ परिभाषा दी गई है, चलिए इसको जान लेते हैं। अवलोकन विधि की विद्वानों ने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। पीवी यंग के अनुसार अवलोकन नेत्रों के द्वारा किया गया विचार पूर्वक अध्ययन है। यानी अवलोकन जो है वो आपके आंखों के द्वारा ही होगा, जिसका प्रयोग सामूहिक व्यवहार तथा जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ संपूर्णता का निर्माण करने वाली पृथक पृथक इकाइयों का सूक्ष्म निरीक्षण करने की एक पद्धति के रूप में किया जा सकता है। परिभाषा नंबर 2, ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी के अनुसार। ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी क्या कहा है, घटनाओं को उसी प्रकार देखना और वर्णन करना जिस प्रकार की कार्यकरण और अथवा पारस्परिक संबंधों के अनुसार स्वाभाविक रूप से घटते हैं। तो ये 2 डेफिनेशन आप लोगों को लिखना है अगर अवलोकन विधि के बारे में कुछ आता है तो कुछ सवाल। ठीक है, तो अब अवलोकन विधि की जो पद्धति की जो विशेषताएं हैं, उनके गुण हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, पहला है प्रत्यक्ष पद्धति, दूसरा है प्राथमिक सामग्री का, तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति, चौथा है मानव इंद्रियों का पूर्ण उपयोग, पांचवा है विचार पूर्वक एवं सूक्ष्म अध्ययन, छठा है विश्वसनीयता, सातवां है सामाजिक व्यवहार का अध्ययन। तो ये सारा जो है उनका क्या है, गुण और विशेषता है। तो चलिए एक एक करके आप लोग इसको समझ लीजिए और उसके बाद ध्यान में रखकर इसको आंसर को बनाना है। तो सबसे पहले जो है
अवलोकन विधि का जो पहला गुण है वो है प्रत्यक्ष पद्धति, यानी जो भी होगा वो डायरेक्टली होगा। तो सामाजिक अनुसंधान की दो पद्धतियां हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अवलोकन सामाजिक अनुसंधान की प्रत्यक्ष पद्धति है, जिसमें अनुसंधानकर्ता सीधे अध्ययन वस्तु को देखता है और निष्कर्ष निकालता है। मतलब शिक्षक जो है सीधे बालक को देखेंगे और उनका अवलोकन करेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे, उनको जांच करेंगे, उनका विचार करेंगे। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया, ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष पद्धति है, इसका पहला गुण। दूसरा गुण है प्राथमिक सामग्री। सामाजिक अनुसंधान में जो सामग्री संग्रहित की जाती है उसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्राथमिक और द्वितीयक। अवलोकन के द्वारा प्रत्यक्ष सीधे, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हुआ है, सीधे संपर्क और सामाजिक तत्वों का संग्रहण किया जाता है। यानी इसमें जो है प्राथमिक स्तर पर जो है बालक को सीधे जो है संपर्क बनाया जाता है। तीसरा है यहाँ पे देखिए, अवलोकन विधि जो है एक तरह का वैज्ञानिक पद्धति है। सामाजिक अनुसंधान अन्य पद्धति की तुलना में अवलोकन पद्धति अधिक वैज्ञानिक है, क्योंकि इस पद्धति के द्वारा अपनी आंखों से देखकर सामग्री का संग्रहण किया जाता है, इसीलिए इसमें विश्वसनीयता और वैज्ञानिकता रहती है। जो चौथा पॉइंट, मानव इंद्रियों का पूर्ण उपयोग। अन्य पद्धतियों की तुलना में इसमें मानव इंद्रियों का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो अवलोकन किया जाएगा वो पूरी तरीके से मानव जो है, मनुष्य जो है, टीचर जो है, अपने इंद्रियों का प्रयोग करेंगे। इससे सामाजिक घटनाओं को आंखों से देखकर जांच पड़ताल की जा सकती है। विचार पूर्वक एवं सूक्ष्म अध्ययन। अवलोकन एक प्रकार से उद्देश्यपूर्ण होता है। कोई भी अवलोकन क्यों ना हो, उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, यानी जो भी अवलोकन होगा उसका एक निश्चित उद्देश्य भी होगा। अवलोकन ऐसे ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसका छठा गुण है विश्वसनीयता। अवलोकन विधि अधिक विश्वसनीयता भी होती है, क्योंकि इसमें किसी समस्या या घटना का उसके स्वाभाविक रूप से अध्ययन किया जाता है, इसीलिए उसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय होते हैं। सातवां पॉइंट, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। अवलोकन प्रणाली का प्रयोग सामूहिक व्यवहार के अध्ययन के लिए किया जाता है। तो चलिए अब दिखा देते हैं अवलोकन पद्धति की सीमाएं अथवा दोष, लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। तो पहला है विश्वसनीयता का अभाव, ठीक है। अवलोकन विधि की कुछ दोष भी है, सीमाएं हैं। विश्वसनीयता का अभाव। अवलोकन पद्धति में अनुसंधानकर्ता घटनाओं को देखकर सूचना एकत्रित करता है। वह सामाजिक प्राणी के होने के नाते सामाजिक घटनाओं के प्रति पक्षपात का दृष्टिकोण अपनाता है, जिससे तथ्य अविश्वसनीय हो जाते हैं। यानी जब अवलोकन विधि का अपनाया जाएगा तो सही है कि यह विश्वसनीयता है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जो अवलोकन कर रहा है वो एक सामाजिक प्राणी भी है, वो जो है पक्षपात भी कर सकता है। तो ऐसे में ये विश्वसनीयता का अभाव है। तो दूसरा पॉइंट है व्यवहार की कृत्रिमता। अधिकांशतः ऐसा पाया जाता है कि जब व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है तो अपने वास्तविक व्यवहार का त्याग कर देते हैं और बनावटी व्यवहार अपना लेते हैं, इसीलिए यथार्थता का अवलोकन संभव नहीं हो पाता है। यानी जो अवलोकन किया जाएगा, हो सकता है कि जो अवलोकन करने वाले होते हैं वो वास्तविक व्यवहार का प्रयोग ना करें और बनावटी व्यवहार का प्रयोग करें। तो इसमें ये इसका दोष और सीमाएं हैं। तीसरा है अव्यवस्थित अवलोकन। अवलोकन की भी वैज्ञानिक प्रणालियाँ होती है। अनेक बार इन प्रणालियों का प्रयोग ना करके अव्यवस्थित ढंग से अवलोकन किया जाता है, यानी अव्यवस्थित, जिसका व्यवस्थित तौर पर न हो। इस प्रकार जो सामग्री प्राप्त होती है उससे वैज्ञानिकता पर विश्वास नहीं होता है। चौथा है पर्याप्त घटनाएं। तो कभी कभी अत्यंत ही कम घटनाओं का अवलोकन कर लिया जाता है और उन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं जिनमें विश्वसनीयता की कमी रहती है। अवलोकनकर्ता की अभिमति। अवलोकनकर्ता को अपनी धारणाएं, विश्वास, मूल्य और विचार भी तटस्थता को समाप्त कर देते हैं और इस प्रकार अध्ययन अविश्वसनीयता हो जाता है। तो ये रहा कंप्लीट क्लास। जितनी भी मनोवैज्ञानिक विधि है उनका पांचों विधि बता दिए और इनसे हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको इनका नोट्स चाहिए तो नोट्स स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9110 9115 52 पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा।